नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अलसी की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। फूल गोभी की फसल में पोषक तत्वों का प्रयोग। किसान भाइयों, अलसी बहुमूल्य औद्योगिक तिलहनी फसल है जिसके प्रत्येक भाग का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई रूपों में उपयोग किया जा सकता है। अलसी के बीज से निकलने वाला तेल को खाने के रूप में प्रयोग नहीं करते, बल्कि इससे दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके अलावा अलसी के तेल से पेंट्स, वार्निश, पैड इंक और प्रेस प्रिंटिंग की स्याही तैयार की जाती है, जिसके चलते इसकी बाजार मांग अधिक है। तो आप अलसी की वैज्ञानिक तकनीक से खेती कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी का जो वर्तमान समय है, खरीफ की जो अगेती फसलें थी, अगेती मतलब किस्में थी, तो वो लगभग अब कटने को है, हार्वेस्टिंग स्टेज में है। तो किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है खरीफ फसलों की कटाई करके और खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। रबी की फसल की जो बोनी है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं आज अलसी की खेती की, कि कैसे हम अलसी की खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो किसान भाइयों, किसी भी फसल की अगर हमको अच्छा उत्पादन लेना है तो उसके लिए उपयुक्त किस्मों का चयन जो है अति आवश्यक होता है। तो अगर हम अलसी की बात करें तो इसमें जवाहर अलसी 23, इसके साथ ही साथ जवाहर अलसी 9, ये जो है असिंचित वैरायटी है। इसके साथ ही साथ JLS 66 भी एक अच्छी वैरायटी है, ये भी असिंचित वैरायटी है। और ये कुछ किस्में थी जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अलसी की फसल के लिए काली, भारी और दोमट मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। अधिक उपजाऊ मृदाओं की उपेक्षा मध्यम उपजाऊ मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। इसके अलावा भूमि में उचित जल निकास का प्रबंध होना जरूरी होता है। अलसी का अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए खेत भुरभुरा और खरपतवार रहित होना चाहिए। इसके लिए खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार हैरो चलाकर जुताई करें। इसके बाद ही कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाना आवश्यक है, जिससे नमी संरक्षित रह सके। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की अगर बात करें तो इसके लिए बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले जो है अच्छी विघटित खाद, गोबर की खाद 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से पूरे खेत में मिला देनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करें तो 40-20-20 मतलब 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा जो है इसके लिए रिकमेंडेड है, अनुशंसित मात्रा है ये। और अगर असिंचित अवस्था में है तो आप बुआई से पूर्व ही सीड ड्रिल में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में सभी उर्वरक आप डाल दें। अगर सिंचाई के साधन आपके पास उपलब्ध हैं तो यूरिया की मात्रा 2 भागों में बराबर बांटकर खेतों में छिड़काव करें। किसान भाइयों, असिंचित क्षेत्रों में बुआई के लिए अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा और सिंचित क्षेत्रों में नवंबर का प्रथम पखवाड़ा अलसी की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। और उतेरा खेती के लिए धान कटने के 7 दिन पूर्व बुआई करनी चाहिए। जल्दी बोनी करने पर अलसी की फसल को फली मक्खी और पाउडरी मिल्ड्यू आदि से बचाया जा सकता है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अलसी की खेती में बीज दर की। तो बीज दर में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें जो है बीज की मात्रा उपयुक्त होती है। जो है बीज उपचार आवश्यक रूप से कर लें, क्योंकि जो फिर मिट्टी जनित रोग हैं और बीज जनित रोग हैं उससे जो है आप इसमें बचाव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इसकी अच्छी तरह से बीजोपचार कर दें। इसके साथ ही साथ प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले कीटों से सुरक्षा के लिए किसी भी कीटनाशक की 1 से 2 ml या मिलीलीटर मात्रा जो है आप प्रति केजी बीज के साथ मिलाकर अच्छी तरह से उपचारित कर लें। इसके अलावा पीएसबी और एजेटोबैक्टर से भी आप बीजों का टीकाकरण कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा और बीज जो है स्वस्थ मतलब पौधे जो है स्वस्थ रहेंगे। और वहीं अगर हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 से 7 सेंटीमीटर जो है रखनी चाहिए। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि अलसी का जो बीज है वो बिल्कुल महीन होता है, छोटा होता है, तो उसको 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई में आप ना बोएं। अलसी की फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करनी चाहिए। अलसी की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए पेंटीमेथालीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को बुआई के बाद और अंकुरण से पहले 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर आप इसका भी अच्छी तरह से छिड़काव कर सकते हैं। रासायनिक दवा जो है पेंडीमेथिलीन है उसको आप बुआई के 1 या 2 दिन बाद तक ही उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद इसका उपयोग जो है संभव नहीं है। जल प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 क्रांतिक अवस्थाओं पर जो है जल की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई जो है आपको 30 से 35 दिन के अंतराल में, बुआई के मतलब 30 से 35 दिन के बाद, और द्वितीय जो सिंचाई है वो फल आने से पहले 60 से 65 दिन के बाद जो है आपको करनी चाहिए। ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अलसी का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जी वाली फसलों में फूल गोभी का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती करके किसान अधिक मुनाफा कमाते हैं। लेकिन किसी भी फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग करना जरूरी होता है। यदि आप इस काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो फूल गोभी की फसल में नुकसान हो सकता है। तो आप किस तरह से करें पोषक तत्वों का उपयोग, इसकी जानकारी के लिए आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर से। आज हम लोग बात करेंगे फूल गोभी के पोषक तत्व के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फूल गोभी बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जी है और कोई भी सब्जी के अच्छे उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का देना बहुत ज़रूरी होता है। खाद पानी अगर पाएगा फसल तभी उसमें उत्पादन अच्छा होगा, है ना। जीव जगत में जिस तरह से प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को भी अपने वृद्धि, प्रजनन और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के उपलब्ध न होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फसल में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसमें जो है पोषक तत्वों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और लगाने के समय पे हम लोग खेत जब भी तैयार करेंगे उस समय पे
जो है 20 से 25 टन का जो है प्रति हेक्टेयर के रेट से हम अच्छे से सड़ा हुआ जो है गोबर की खाद मिलाएंगे। ये लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे होगा और इसको अच्छे से जब लास्ट जुताई होगी उस समय पे खेत में मिला लेंगे और खेत तैयार कर लेंगे। उसके साथ साथ में जो है जब हम लोग रोपाई करने जाएंगे, रोपाई करने से जो है 2-3 दिन पहले जो हम लोग बेसल डोज अप्लाई करेंगे। लगभग NPK जो मात्रा है वो 120 किलो NPK नाइट्रोजन और 80 किलो का जो है फॉस्फोरस और 80 किलो का पोटाश, ये पर हेक्टेयर लगता है। तो ये NPK तो है सिर्फ NPK मात्रा में, और इसमें जो अगर हम लोग यूरिया और DAP ऐसे अगर सोचे तो हम लोग अगर DAP यूज़ करना चाहेंगे तो 174 किलो हम लोग DAP यूज़ करेंगे 1 हेक्टेयर के लिए। साथ में जो है 133 किलो MOP यूज़ करेंगे और उसके साथ में 65 किलो यूरिया, ये बेसल डोज के तहत हम लोग लगाने से पहले देंगे। और बाकी भी जो है 128 किलो हम लोग यूरिया और देंगे, ये जो है लगाने के 30 दिन के बाद में। तो ये प्रति हेक्टेयर के रेट से है और आप लोगों को जितना एरिया में लगाना होगा उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोग SSP यूज़ करते हैं तो DAP में तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों एक साथ में रहता है। अगर SSP यूज़ करते हैं तो SSP के लिए मात्रा कुछ अलग हो जाएगी। इसमें जो है बेसल डोज में हम लोग 130 किलो यूरिया देंगे, साथ में जो है SSP के लिए 500 किलो जो है SSP 1 हेक्टेयर के लिए और 133 किलो का MOP देना पड़ेगा। और रिमेनिंग और भी 130 किलो जो है यूरिया, इसको हम लोग फिर टॉप ड्रेसिंग के तौर से 30 दिन के बाद अप्लाई करेंगे इस क्रॉप में। साथ में फूल गोभी में सूक्ष्म जो पोषक तत्व है उसकी भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि हम लोग देखते हैं काफ़ी सारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं इसमें। ब्राउनिंग होती है, फिर विपटेल होती है, कुछ अगर सूक्ष्म पोषक तत्व अगर कम होती है तब ये सब होने लगता है। फूल गोभी की फसल में बटनिंग की समस्या। फूलों के पकने से पूर्व फूल छोटे रहकर फटने लगते हैं और पौधे का विकास भी सामान्य नहीं होता। अगेती जातियों को देर से बोने पर ये भी समस्या दिखाई पड़ती है। वीप टेल की समस्या। अम्लीय भूमि में पौधे को मॉलिब्डेनम तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर पत्रदल का उचित विकास न होकर केवल मध्य सिरे का ही विकास होता है, जिसे वीप टेल कहते हैं। मॉलिब्डेनम में कमी से पौधों की पत्तियां मुड़ी हुई और किनारे से सफेद होने लगती हैं, जो बाद में मुरझाकर गिर जाती हैं। बीज का फूल वाला भाग अनियमित रूप से बढ़ जाता है और फूलों का विकास नहीं होता। फसल में दैहिक विकार की समस्या से बचने के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। बुआई के समय अनुसार प्रजातियों का चयन करें। साथ ही फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इसके लिए जो है हम लोग अगर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मिक्सचर होता है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर लगभग 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर और उसके साथ में एक बोरोन का 1 ग्राम प्रति लीटर का अगर साथ में घोल बना के स्प्रे करते हैं लगभग 40 दिन पे, तो जो फसल है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। कार्ड भी जो है सफ़ेद होता है, कॉम्पैक्ट होता है और काफ़ी बड़ा होता है और गुणवत्ता इसका मेंटेन रहता है। और कभी कभार हम लोग देखते हैं कि इसमें ब्राउनिंग हो जाती है, गोभी में ब्राउनिंग होती है, तो पत्ते में जो है भूरा धब्बा होता है, जल भरा हुआ धब्बा ऐसे लगता है और गोभी के ऊपर भी भूरा रंग का स्पॉट आ जाता है, तो वो ब्राउनिंग कहलाता है। तो ये मेनली होता है बोरोन की कमी के वजह से। और ये ऐसे अगर स्थिति है, सॉइल टेस्टिंग भी करवाना ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग करा के अगर आपको लग रहा है कि बोरोन की कमी है तो फसल में लगाने से पहले ही जो है 10 से 15 किलो बोरैक्स यूटिलाइज़ करना चाहिए और बोरैक्स को आप फसल लगाने से पहले उसको मिला दीजिए। और फसल लगाने के बाद में अगर आ गया है तो आप स्प्रे कर सकते हैं उस केस में 2.5 से 3 ग्राम बोरोन पर लीटर। एक और प्रॉब्लम रहता है जो है मॉलिब्डेनम की कमी से, तो उसमें विपटेल नाम की भी एक डिसऑर्डर आती है और इसमें जो है मॉलिब्डेनम की कमी रहती है, तो इसीलिए होता है। तो इससे जो है मुक्ति पाने के लिए जो है हम लोग सोडियम मॉलिब्डेट या एमोनियम मॉलिब्डेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर लीटर का जो है हम लोग घोल बना के अगर स्प्रे करते हैं तो इस विपटेल से हम लोग का
मुक्ति मिल सकता है। साथ साथ में जो है वेजिटेटिव स्टेज जब रहता है तो इसमें अच्छे से ग्रोथ होगा, तभी जो है फूल अच्छे से आएंगे। तो इसके लिए जो है आपको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, जो घुलनशील फर्टिलाइज़र होता है NPK 19-19-19 हम लोग पाते हैं, उसका 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर के दौर से हम करके घोल बना के इसमें लगभग 40 से 45 दिन पे अगर क्रॉप में एक स्प्रे करते हैं तो फसल बहुत अच्छा होता है। और जो हमारा कर्ड होगा, जो फूल गोभी होगी, उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा शहीद गुड्डाधुर किसानों को सलाह दी जाती है कि वे प्रति 10 लीटर पानी और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% के साथ मिट्टी में डालने की सलाह दी जाती है। पशुओं में दूध उत्पादकता बनाए रखने और रोगों से बचाए रखने के लिए पशुशाला को मक्खियों से अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भिदौसा, जिला सतना के कृषक जीवन लाल ने। आप आंवला के बाग में कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जीवन लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाई, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, आंवले का प्ररोह पिटिका या शूट गाल बनाने वाला कीट या जुलाई से सितंबर तक आंवले की टहनी की शिखा में छेद करके भीतर बैठ जाता है, जिससे टहनियों में गांठ बनने लगती है, जिसके कारण गांठ के ऊपर टहनी की बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है, जिससे पुष्पन और फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कीट का प्रकोप नर्सरी के पौधों और पुराने फलदार वृक्षों में अधिक होता है। इस कीट से बचाव के लिए पेड़ बहुत घने नहीं होने चाहिए। गौल वाले प्ररोहों काट कर कीड़ों सहित नष्ट कर देना चाहिए। जिन बागों में इसका प्रकोप लगातार होता रहता है उसमें 0.05% मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशी का छिड़काव मौसम के शुरुआत में करें। यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद करें। सबसे पहले जो कीट है इसमें आंवला में छाल भक्षी कीट है, इसको इंटरबेला टेट्रोनिस कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है। किसान भाई, ये कीट जो आंवला के पौधे हैं इसके छाल को खाता है। साथ में ये छाल को खाते हुए इसमें जो तना होता है उसमें छेद करता है। साथ में इसका जो टिश्यू है इसको नष्ट करके बाद में पौधा सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले तो जो आपका जो आंवला का बाग लगा है इसकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जो आसपास घास सूखता है उसे आप साफ कर दें। साथ में जो
इसके जो प्ररोह है नए, इसके आसपास हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। साथ में जो कीट में छेद होते हैं उसमें हमें तार डाल के और उसमें साथ में जो डाइक्लोरोवास है इसकी दवा को इसमें डाल देना चाहिए तथा छेद बंद कर देना चाहिए, जिससे आंवला में एफिड कीट, जिसे हम माहू कीट के नाम से जानते हैं, इसका प्रकोप सितंबर माह में सबसे अधिक होता है। यह कीट पेड़ों में नए प्ररोहों के अग्रभाग पर होता है। निम्फ और वयस्क दोनों रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पेड़ की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे पुष्पन और फलन प्रभावित होता है। प्रभावित पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूख कर गिरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रकोप के शुरुआत में ही प्रभावित पत्तियों और प्रवाहों को काटकर कीड़ों सहित नष्ट करना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर इमियोडोक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद में आता है अनार की तितली। किसान भाइयों, अनार की तितली भी काफ़ी इसको नुकसान पहुंचाती है आंवले को। इसके नियंत्रण हेतु हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम आंवला का बाग लगाने जा रहे हैं उसके आसपास अनार का बाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो अनार की तितली है उड़ के आंवला में आ जाती है, जो कि नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए हमें जो फूल की अवस्था होती है उस समय हमें कोई भी कीटनाशक जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमिथाक्साम है, 0.3% के घोल का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।